नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ उस शो पर जिसका नाम है सवाल पब्लिक का, जिसमें हम आपके सवाल पूछते हैं उनसे जिनकी जवाबदेही है। देश की संसद में आज दूसरे दिन भी कोई काम नहीं हुआ। अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग को लेकर विपक्ष ने हंगामा तो किया, तो सरकार के मंत्री लंदन में भारत के कथित अपमान पर राहुल गांधी से माफी की मांग करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में तो कुछ मिनटों की हंगामेदार कार्रवाई चली, लेकिन विपक्ष का असली एक्शन संसद के बाहर हुआ। इस एक्शन में ही विपक्ष का बिखराव सीधा सामने सारी दुनिया को नजर आ गया। वैसे तो आज संसद की कार्यवाही से पहले कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में अडानी मामले पर 16 पार्टियों की बैठक हुई। तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर लगभग पूरा विपक्ष बैठक में शामिल हुआ, लेकिन संयुक्त विपक्ष के इन दावों की हकीकत खुली इनके अलग अलग प्रदर्शनों में, जो कुछ देर बाद हुआ। सबसे पहले सुबह 10:30 बजे संसद के बाहर गांधी प्रतिमा पर तृणमूल कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। मांग थी कि अडानी मामले पर जेपीसी बने। इसके बाद आधे घंटे बाद 11 बजे आम आदमी पार्टी और भारत राष्ट्रीय समिति ने संसद के गेट नंबर 1 से गांधी प्रतिमा तक मार्च निकाला, फिर गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन भी किया। मुद्दा वही, अडानी मामले पर जेपीसी बने, लेकिन तृणमूल कांग्रेस अलग, आम आदमी पार्टी बीआरएस अलग। वैसे अडानी मुद्दे पर इस प्रदर्शन में सीबीआई ईडी पर दर्द जरूर दिखा। आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन और बीआरएस की के कविता सवालों के घेरे में अब भी है। उधर सुबह 11:10 पर कांग्रेस के संसद के गेट नंबर 1 पर ही अडानी मामले पर जेपीसी की मांग पर प्रदर्शन किया। कमाल है भाई, मुद्दा एक, आप ज्वाइंट बैठक भी करते हैं, लेकिन लगभग एक ही समय पर एक ही जगह पर 200-400 मीटर एक दूसरे से दूर अलग अलग प्रदर्शन करने की मजबूरी है क्या? क्या ये मजबूरी केरल और त्रिपुरा जैसी है? एक राज्य में अलग अलग रहना है और दूसरे राज्य में साथ साथ जाना है। यहाँ मोदी का विरोध भी करना है, राज्यों में अलग अलग राजनीति भी चमकाना है। माफ कीजिए। खैर, संसद में जो हुआ सो हुआ, लेकिन विपक्ष के नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान की एक और नई डोज आ गई है। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को कम पढ़े लिखे नजर आने वाले व्यक्ति कहा। सवाल पब्लिक का आज यही है कि क्या विपक्ष की आपस में दूरी है, बस मोदी ही मजबूरी है? और क्या बिखरा हुआ विपक्ष सिर्फ पीएम मोदी को अपशब्द कहने पर ही एकजुट है? यही है आज सवाल पब्लिक का। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आज एक ट्वीट किया। मोदी सरकार संयुक्त विपक्ष को पीएम से जुड़े अडानी महाघोटाले के लिए जेपीसी की मांग रखने तक की इजाजत नहीं दी जा रही, जिसका परिणाम है कि संसद में लगातार गतिरोध बना हुआ है। यही एकमात्र मुद्दा है, बाकी जो हो रहा है वो पीएम और उनके सहयोगियों द्वारा ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। ये उनका ट्वीट कह रहा है। संयुक्त विपक्ष, ध्यान दीजिएगा, जयराम रमेश ने संयुक्त विपक्ष का दावा किया, लेकिन संयुक्त विपक्ष की हकीकत क्या है, इसे आप टाइम्स नाउ नवभारत की संवाददाता रंजिता झा की इस रिपोर्ट से समझ लीजिए। 10:30 बजे सबसे पहले टीएमसी की तरफ से यही गांधी प्रतिमा के पास पहला प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई और उसके बाद 2 प्रोटेस्ट आधे घंटे के अंदर किया गया। टीएमसी के प्रदर्शन के बाद बीआरएस और आम आदमी पार्टी ने भी गांधी प्रतिमा के पास अपना प्रदर्शन किया और नारेबाजी की, ये मांग की कि सभी विपक्षी पार्टी जेपीसी की मांग कर रही है अडानी के मामले में, लेकिन विपक्षी पार्टी एक साथ नहीं दिख रही थी। बीजेपी वॉशिंग पाउडर है,
बीजेपी वॉशिंग पाउडर पहले आप लोग देख लीजिए। ये बीजेपी वॉशिंग पाउडर है। इन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये देखिए आप। और ये जो विपक्षी पार्टी, जैसे आज 16 विपक्षी पार्टियों ने एक साथ बैठक की, उसके बाद निर्णय लिया गया, विपक्षी पार्टी प्रदर्शन भी अलग अलग क्यों करती हुई दिख रही? कह रहे हैं कि इन लोगों में भी एकजुटता नहीं है। नहीं, ये सब ऐसे जबरदस्ती की खबर है। सारा विपक्ष एकजुट है। अडानी घोटाले की जांच करानी पड़ेगी जेपीसी से। टीएमसी, बीआरएस और आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के बाद 10 मिनट के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी प्रदर्शन किया गया। 1 नंबर गेट जहां मैं मौजूद हूं, यहाँ कांग्रेस की सांसदों ने निकलकर नारेबाजी की और उनके जो डिमांड थी वो लगभग वही मांगे थी जो दूसरी विपक्षी पार्टियों की थी। दूसरी विपक्षी पार्टी इस प्रदर्शन में शामिल नहीं थे। कांग्रेस के ही सांसद यहाँ नारेबाजी कर रहे थे और प्रदर्शन कर रहे थे। अडानी मुद्दे पर विपक्ष का हर एक दल एक पॉइंट को स्कोर करना चाहता है, लेकिन क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ विपक्ष की जीरो टॉलरेंस की नीति है? आर्थिक अपराधों के ग्लोबल वॉचडॉग FATF ने एक रिपोर्ट जारी की है। मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग इन द आर्ट्स एंड द एंटीक्स मार्केट नाम की इस रिपोर्ट में एक ऐसा जिक्र है जिस पर प्रियंका गांधी वाड्रा पर उंगली उठ रही है। इस रिपोर्ट में येस बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केस ईडी के केस जैसी एक केस स्टडी है। जिस तरह ईडी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि येस बैंक के राणा कपूर पर प्रियंका गांधी से 2 करोड़ में एक पेंटिंग खरीदने के लिए दबाव डाला गया, इसके एवज में पद्म भूषण पाने की कोशिश की गई। FATF रिपोर्ट में बिना नाम लिए ये सारे तथ्य केस स्टडी में रखे गए हैं। उधर अडानी पर हंगामा करने वाली तृणमूल कांग्रेस ने क्या कभी अपने पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी पर हंगामा किया है? पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से 52 करोड़ से अधिक कैश बरामद हुए थे और ये पूरे देश ने देखा। ईडी और सीबीआई को टीएमसी पॉलिटिकल टूल बताने में देर नहीं लगाती। उधर आम आदमी पार्टी और बीआरएस भी कह रही है अडानी पर जेपीसी, लेकिन दर्द है कि इन्वेस्टिगेशन इन पर क्यों नहीं होता, उन पर क्यों नहीं होता, हम पर क्यों होता है, ये मुद्दा है। लेकिन आज खुद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को मानना पड़ रहा है कि पार्थ चैटर्जी का भ्रष्टाचार का मामला बड़ा है। सुनिए ममता सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम का ये बयान। দেখুন, যতক্ষণ না চার্জশিট হচ্ছে ততক্ষণ তো বলা যায় না যে ইনভেস্টিগেশন কি হলো। এই পার্থদাকে আমি চিনতাম না। এই পার্থদা আমার কাছে নতুন। আমি বহু বছর রাজনীতি করছি, পার্থদার সাথে রাজনীতি করছি। আমি এটা স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবতে পারিনি যে কেউ টাকা নিয়ে চাকরি দেবে। আমরা প্রত্যেকে চাই যে পার্টির ছেলেদের চাকরি হোক, যারা বেকার ছেলে তাদের চাকরি হোক, কিন্তু কারোর অধিকার হরণ করে চাকরি যদি সত্যি সত্যি দিয়ে থাকে সেটা অন্যায়, সেটা পাপ। फरहाद हकीम कह रहे हैं कि पार्थ चैटर्जी ने जो किया उस पर शर्मिंदा हूं, ये पाप है। फिर क्यों ईडी के एक्शन पर आसमान सर पर उठाया गया है? अडानी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एक कमेटी गठित की है। क्या उस कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए? यूं ही संसद रोकी जानी चाहिए? क्या बिना तथ्यों के अडानी मामले को पीएम नरेंद्र मोदी से जोड़ना सही है? इस सारे हंगामे के बीच इन दिनों नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले बढ़ रहे हैं और ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। आज आम आदमी पार्टी के नेताओं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को उनके मामलों में कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आज प्रधानमंत्री मोदी के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किए, आप स्वयं सुन लीजिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? ऐसे शख्स को उठा के जेल में डाल दिया। उस दिन मुझे लगा कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए और भी बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना। अगर कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, कोई भी आके उनको बेवकूफ बना देगा। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई आके कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, जो तरंगे निकलेंगी उससे कोरोना भाग जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द और उनके लिए अपमानजनक बयानों के बावजूद वो अकेले विपक्ष के लिए चुनौती बने हुए हैं, ये तो सबको नजर आ रहा है। संसद के बजट सत्र के पहले चरण में उन्होंने भी कहा था एक अकेला कितनों पर भारी। उधर
बिखरे हुए विपक्ष में क्या ये आवाज आज भी गूंज रही है? देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देता है। आदरणीय सभापति जी एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल। पब्लिक का सवाल नंबर 1, क्या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता का दावा बिल्कुल खोखला है? सवाल नंबर 2, मोदी का अपमान करने से विपक्षी नेताओं के भ्रष्टाचार के दाग क्या धुल जाएंगे? सवाल नंबर 3, क्या 2024 के चुनावी एजेंडे को सेट करने में संसद का समय बर्बाद किया जा रहा है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता गौरव भाटिया जी, सुभाषा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्वयं पुरोहित तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगे, कार्तिक रेड्डी जी भारतीय राष्ट्रीय समिति के प्रवक्ता हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है उदित राज जी को, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उदित राज जी, मेरा सवाल आपसे है कि आप कह रहे हैं 16 पार्टियां इकट्ठे हैं, विपक्ष इकट्ठा है, जेपीसी चाहिए। मुद्दा एक है, दर्द अनेक है और प्रदर्शन भी अनेक हो गए। एक दूसरे से 100-100 मीटर दूर खड़े होते हैं अपने अपने प्रदर्शन करने के लिए। ये किस तरह की एकजुटता है? ये किस तरह के मुद्दे हैं जो आप देश के सामने लेकर जा रहे हैं, जिससे विपक्षी दल आपस में ही एक दूसरे से इंप्रेस नहीं हो रहे? तो जनता कैसे होगी उदित राज जी? नविका जी, मैं आपको बधाई देता हूं कि जितना अच्छा आप बीजेपी का पक्ष रख सकती है उतना बीजेपी का स्पोक्स पर्सन भी नहीं रख सकता। जिस तरह से मोदी जी का बचाव आप कर रही हैं और विपक्ष के ऊपर हमला आप कर रही हैं, वो तो कोई भी शायद बीजेपी का प्रवक्ता इतना बढ़िया बीजेपी की बात नहीं कर सकता। मैं सुन रहा था आपको कि मोदी जी का अपमान, मोदी जी की रजिस्ट्री है कि वो दूसरे का अपमान करें, किसी को विधवा कहें, किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहें, किसी को कुछ कहें, किसी को भ्रष्ट बोलें, तो वो दूसरे का अपमान करें तो उसकी बात नहीं है। मोदी जी के बारे में किसी ने बोल दिया तो मोदी जी का अपमान, मोदी जी का अपमान। मैं धन्यवाद करता हूं आपकी भक्ति का कि आप जैसे भक्त हैं इस देश के अंदर। तो दूसरी बात यह है कि विपक्ष के भ्रष्टाचार की बात तो आपने कह दी, शुभेंदु अधिकारी की बात कही, हेमंत बिस्वा शर्मा की बात कही, येदियुरप्पा जिसको अमित शाह जी ने कहा था कि महाभ्रष्ट व्यक्ति, पहले और साथ में खड़े हुए, और हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ। तो भारतीय जनता पार्टी में सब ठीक ठाक है और कांग्रेस में या विपक्ष में सब गड़बड़ है। अरे भाई, अकाली दल किसका हिस्सा था? उदित राज जी, आपके 60 की जगह 90 सेकंड पूरे हो गए। आप पुरानी बातें जितनी मर्जी कर लीजिए। मेरा सवाल आज संसद और संसद के बाहर जो हुआ उस पर था, और मैंने आपसे पूछा कि आप सबका मुद्दा बहुत संगीन मुद्दा है कि जेपीसी चाहिए अडानी मामले पर, तो साथ क्यों नहीं खड़े हुए? क्यों बीआरएस आम आदमी पार्टी अलग, तृणमूल कांग्रेस अलग, कांग्रेस अलग, क्यों सारी पार्टियां एक साथ नहीं खड़ी हो सकती? एक सवाल का जवाब, नबिका जी, एक सवाल का जवाब मैं रह गया था, 10 सेकंड प्लीज और दे दीजिए। वो आपने जो पूछा था वो रह गया था, मैं करने वाला था तो बीच में आपने बोल दिया। अडानी से बड़ी मोहब्बत आपको लगती है। आगे इसी अडानी ने कहा था कि हम जाकर के प्रोसिक्यूट करेंगे हिंडनबर्ग की। है हिम्मत
गए वहां पर अमेरिका में कोर्ट केस, ये जो सेल कंपनियां मॉरिशस से रूट हुई है, कौन नहीं जानता। अडानी केतन पारिक के साथ में वहां पर रिगिंग किया था शेयर्स का, 2 साल के लिए प्रतिबंधित था ये आदमी, कौन नहीं जानता भाई। अडानी को जिस तरह से अडानी, ये तो ऐसा है कि प्रूवन फैक्ट है कि किस तरह से, और राहुल जी ने जो भाषण दिया था उसको शायद आपने सुना नहीं। महाभ्रष्ट आदमी के बारे में आप कह रहे हैं कि कैसे आप उनको इल्जाम लगा सकते हैं बिना प्रमाण का। अरे एजेंसियां सारी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से जांच किससे कराएं भाई, हम जांच कोई कर ही नहीं सकता। तो अब वक्त की बात है, मैं यही कहना चाहूंगा कि ईमानदार को बेईमान कह दो, बेईमान को ईमानदार। मैं अपनी बात कह दिया, धन्यवाद। चलिए उदित राज जी, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है पर आप उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। आप मुझ पर कटाक्ष जितना मर्जी करने पर सवालों के जवाब आप देते नहीं है। तो गौरव भाटिया जी एक सवाल उठाया था, जो था कि विपक्ष एक साथ क्यों नहीं दिखा जब मुद्दा एक था और संसद में एकजुट, इन्होंने 16 पार्टियों ने मीटिंग की, लेकिन संसद के बाहर सब अलग अलग प्रदर्शन कर रहे थे। इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया। गौरव भाटिया जी, क्या सरकार और विपक्ष दोनों संसद का समय किसी ना किसी तरीके से पास करने की कोशिश कर रही है? नहीं नाविका जी, देखिए पहले बात कर लेते हैं कि राहुल गांधी वो अपरिपक्व नेता बन गए हैं। आज दत्तात्रेय होसबले जी ने भी ये बात बोली और यही बात बैरक ओबामा ने भी बोली थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उस छात्र की तरह है जो दिखना तो समझदार चाहता है लेकिन अध्ययन में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। और मुझे दुख इस बात का है और हर नागरिक को है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अंदर से जान गई हैं कि भारत के नागरिकों का विश्वास अब उनमें बचा नहीं है। तो ये बड़ी बात नहीं होगी कि वो कैम्ब्रिज एनालिटिका मॉडल में लंदन से चुनाव लड़े या उनके ट्विटर फॉलोअर यूक्रेन से आते हैं वहां चुनाव लड़े, क्योंकि भारत की जनता तो कह रही है कि भाई तुम्हारा विश्वास भारत की संसद में है नहीं। लोकतंत्र तुम कहते हो भारत में खत्म हो गया है। जुडिशरी, न्यायपालिका अपना काम नहीं कर रही, मीडिया घुटने टेक चुकी है, ईवीएम खराब है, जो सेना है वो सड़क के गुंडों की तरह काम करती है। तो ये बताओ किस संस्था में तुम्हारा विश्वास है। और राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जिनकी अगर आप अटेंडेंस देखें तो पार्लियामेंट में उनकी अटेंडेंस ऐसे ही है जैसे एक छात्र जो फेल होता है क्लास में, वैसे राहुल गांधी है। पार्लियामेंट में वो आंख चमकाते हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनको जाके गले लग जाते हैं, बिना मतलब के गरिमा को खंडित करते हैं। और 15 साल सांसद रहे हैं नाविका जी, उनको ये नहीं पता है कि संसद में सीटें कितनी हैं। कहते हैं 546 सीटें हैं, ये भी विदेशी धरती पे। उनसे पूछा जाता है कि गरीबी, तो कहते गरीबी एक मानसिकता है। उनसे पूछा जाता है ये बताओ कि वंशवाद क्या भारत में ऐसे ही होता है, तुम वंशवादी हो, कहते यही परंपरा है। अब मैं आता हूं दूसरे भाग पे, ईडी सीबीआई। देखिए सारे भ्रष्टाचारी एकजुट हो रहे हैं लेकिन तब भी एकता नहीं है। आप देखिए जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, कांग्रेस पार्टी के अनिल चौधरी ने क्यों कहा कि स्वागत है। लालू प्रसाद यादव जेल गए कांग्रेस के समय में पहली बार, लेकिन प्रियंका वाड्रा ने कहा ईडी सीबीआई गिरफ्तार क्यों कर रही है। अरे कोई घोटालेबाज होगा, जानवर का चारा खाएगा, तो आपको लगता है मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री खाने देगा? मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री डंडे से मारेगा कानून आप के। बोल रहे और वही हो रहा है। कार्तिक रेड्डी जी थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं को न्यायालय से, बिल्कुल। और कार्तिक रेड्डी जी, मैं आपसे आज पूछना चाहती हूँ, इस सवाल का जवाब उदित राज जी ने तो नहीं दिया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये ईडी सीबीआई का मुद्दा ही है जो कहीं ना कहीं टेंशन कर रहा है ऑपोजिशन में? क्योंकि आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी है, आप दोनों ईडी से इस वक्त जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है कि कांग्रेस पार्टी में पवन खेड़ा जी मीडिया के हेड है, वो भी कह रहे हैं कि अरे भाई बहुत अच्छी बात है, हमने ही कंप्लेन दी थी एक्साइज घोटाले की और इनको पकड़ा जा रहा है। क्या इस वजह से आज कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी और बीआरएस नहीं खड़ी होती और स्लोगन
और नारे लगाती है जेपीसी के अडानी मामले पर, लेकिन दर्द हो रहा है ईडी सीबीआई का। माजरा क्या है कार्तिक जी? नमस्कार नाविका जी। मैं कल आपके साथ में इंग्लिश चैनल में जो था, मैं कल आपको मैं समझाने की यही कोशिश कर रहा था कि मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति, मनस्थिति, द मेंटल एटीट्यूड किस तरीके की पहुंच गई। एक तरफ खुद हंगामा मचाते हैं, धरना निकालते हैं, बड़ा बड़ा रैली निकालते हैं, जब उनके नेता पहुंच जाते ईडी के दफ्तर पे, जो यंग इंडियन और नेशनल के केस पे जब उनके नेता पहुंच जाते ईडी के दफ्तर पे, वो समय तो पूरा देश उनके साथ रहना चाहिए था। पर अब जब वही बीजेपी पार्टी छोटे छोटे दलों पे जब वही सीबीआई और ईडी चलाती है, कांग्रेस पार्टी जाके बैठ जाती है बीजेपी के गोद में। ठीक है, ये तो मैं कल भी आपको बताया था, ये भी बता रहा हूं। मैं ये नहीं समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी का माइंडसेट क्या है, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, राहुल गांधी की लीडरशिप किस तरीके से उस दल को लेके जा रहा है, ये मैं समझने का कोशिश कर रहा हूं। माफी चाहता हूं, समझ में तो नहीं आ रहा। दूसरी बात ये तो है, देखिए नाविका जी, हमारा सबसे बड़ा विरोधी दल तेलंगाना में है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी हमारे यहाँ पे बुनियादी लड़ाई है, पर फिर भी कल हम वहां पे उनका प्रेस मीट, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए और देश में किस तरह की परिस्थिति है, ईडी और सीबीआई किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, उस बात पे तो हम चर्चा तो करी थे। पर आज अपन एक बात तो चर्चा करना चाहिए। मैं कल आपकी इंग्लिश चैनल में बताया, आज भी बता रहा हूं, जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी देश की गरिमा और प्रतिष्ठा को विदेश में गिराने की कोशिश करी, उस बात पे अपन पूरा माफी मांग लिए। पर मैं आपसे ये भी बात पूछता हूं कि प्रधानमंत्री जी जब खुद प्रधानमंत्री थे, जब ये बात कहला रहे थे कि एक जमाना था हिंदुस्तानी भी बेशरम, दे यूज्ड टू बी शेमफुल दैट दे वर बोर्न ऑन दिस लैंड, ऐसे अल्फाज भी प्रधानमंत्री के मुंह से भी निकले। चलो आज भी प्रधानमंत्री से भी माफी मांग ली, राहुल गांधी तो माफी मांग ली अपन, चलो राहुल गांधी आज प्रधानमंत्री से भी माफी मांग लीजिए कि देश की प्रतिष्ठा गिराने में उनका भी हाथ था। चलिए दो बहुत अहम मुद्दे उठाए हैं यहां पर कार्तिक रेड्डी जी ने। पहले तो उदित राज जी आप जवाब दीजिए, कांग्रेस की मनोस्थिति अगर कार्तिक रेड्डी जी को समझ नहीं आ रही है कि तो देश की पब्लिक को कैसे समझ आएगी इसका? हाँ, मैं तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और सुब्राष्ट्र जी के पास आ रही हूं, लेकिन मुद्दा बहुत अच्छा उठाया कार्तिक रेड्डी ने। तो उदित राज जी बताइए, क्या समझाना चाहते हैं आप देश को? तृणमूल कांग्रेस भी नहीं समझ पा रही और भारतीय राष्ट्रीय समिति भी नहीं समझ पा रही। देखिए, ऐसा है कि सब समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 15-20 दलों से बना करके सरकार में आई थी। अगर सबके सिद्धांत एक होते तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में फिर वो साझेदार क्यों होते, वो हट भी गए। ये प्रोसेस कांग्रेस के साथ में हो रहा है या विपक्ष में हो रहा है, तो ये तो स्वाभाविक प्रोसेस है, ये तो डेमोक्रेसी में होता है। ये तो बीजेपी के साथ में हुआ है, विपक्ष के साथ हो रहा है, आगे होता रहना चाहिए, ये तो हेल्दी डेमोक्रेसी है। लेकिन एक बात है कि आपका जो ये एंकर आपके, अरे बीच में आप डिस्टर्ब ना करो भाई, मैं तो कुछ बोली नहीं उदित राज। देखिए, आपके एंकर रंजीता जी ने जब पूछा तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि कोई मतभेद नहीं है, तो हम 16 पार्टियां एक है, लेकिन आप उसका प्रस्तुतिकरण यहाँ पर गलत करो तो क्या किया जा सकता है? सब एक साथ हैं कार्तिक रेड्डी जी, सब एक साथ हैं विपक्ष में। नाविका जी, आपका प्रश्न सुनाई नहीं दिया, एक बार दोहरा दीजिए आपका प्रश्न। क्या उदित राज जी की बात से आप सहमत हैं? क्या पूरा विपक्ष एक साथ है? एक बात तो सही है, विपक्ष एक साथ है नहीं है तो अलग बात है, कांग्रेस पार्टी के साथ तो कोई नहीं। कांग्रेस पार्टी के साथ कोई नहीं है, तो यहां आपने सुन लिया, कांग्रेस पार्टी के साथ कोई नहीं है। गौरव भाटिया जी, दूसरा सवाल कार्तिक रेड्डी जी ने आपसे पूछा था और इसका जवाब अब आप दीजिए कि ये ईडी और ये सीबीआई सिर्फ विपक्ष पर क्यों इस्तेमाल होती है? देखिए नाविका जी, मैं आपको उत्तर दूंगा, लेकिन कार्तिक जी की बात का उत्तर देता हूं। आज संसद के
प्रांगण में प्रदर्शन हो रहा था। वहां पे एकजुटता क्या थी आप देखिए। सबसे पहले भ्रष्टाचार की जो जननी है, जिसको कहा जाता है कि उनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है भारतीय राजनीति में, कांग्रेस पार्टी एक तरफ थी। दूसरी तरफ आपने देखा जिनका जोड़ शराब ने जोड़ा है, कट्टर बेईमान बीआरएस और अराजक अपराध पार्टी मिलकर प्रदर्शन कर रहे थे। और तीसरा गुट था गुलाबी गड्डियों की भ्रष्टाचार, टीएमसी। अब बताइए, ये लोग आपस में जब प्रदर्शन करना होता है तो भी साथ नहीं आते हैं। और के कविता के शब्द है, मेरे नहीं, के कविता ने कांग्रेस पार्टी को कहा कि कांग्रेस पार्टी एक थोड़ा सा बड़ा क्षेत्रीय दल है, उसको अब ये समझना चाहिए। ये मैं नहीं कहता हूं। और सबसे बड़ी बात है, के कविता से जब तमाम चैनल ने एक ही प्रश्न पूछा, इंडो स्पिरिट्स से आपका कोई लेना देना है क्या, तो के कविता कहती नहीं है। मैं ठोक के कहती हूं कोई लेना देना नहीं। के कविता बोली अभी मैं कुछ बोल नहीं सकती हूं। वो इसलिए अंदर से जानती है कि शराब का भ्रष्टाचार पकड़ा गया है और इसीलिए उनके पास कोई उत्तर नहीं है। और आगे अभी देखिए, ये तार जाके जुड़ेंगे किंगपिन अरविंद केजरीवाल से। अब मैं आपके सवाल का उत्तर दे देता हूं। आपने कहा ईडी सीबीआई ऐसा कार्रवाई करती है। आपको मैं याद दिलाता हूं, आंकड़ा चेक करा लीजिएगा। कांग्रेस के समय में जब 10 साल इनकी सरकार रही, आपको मालूम है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी नेता जिनके ऊपर ईडी ने कार्रवाई करी किस पार्टी के थे? कांग्रेस पार्टी के थे, 7 नेता। तो मैं पूछना चाहता हूं, तब तो ईडी सीबीआई, और सीबीआई को तो आपने पिंजरे का तोता बना दिया था, तो वो तब भी भ्रष्टाचारी ढूंढ रही थी कांग्रेस पार्टी में। और राजनीतिक द्वेष क्या होता है इसका भी मैं उदाहरण दे देता हूं। ऐसे 3 जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े नाम नहीं ले रहा आपके चैनल पे, जिनके खिलाफ एफआईआर हुई जब महावसूली अघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में थी, राजस्थान में अशोक गहलोत ने करी, और रमन सिंह जी के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार ने एक मुकदमा किया जिसको उच्च न्यायालय ने रद्द किया। यह होता है राजनीतिक द्वेष। अंत करूंगा, जितने भी पार्टियां हैं, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, संजय राउत हो, नवाब मलिक हो, पार्था चैटर्जी हो, अभिषेक बैनर्जी हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, न्यायालय का एक आदेश दिखाइए सर्वोच्च या उच्च, जिसमें जो आरोप ईडी सीबीआई ने लगाए हैं उसको निरस्त किया हो। चुनौती आपके कार्यक्रम पर दे रहा हूं। मैं पूछना चाहती हूं तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता स्वयं पुरोहित से। स्वयं पुरोहित जी, अगर मुद्दा एक है तो साथ साथ क्यों नहीं? क्या सुर नहीं मिल रहे, ताल नहीं मिल रही, या सबको 2024 में एक कुर्सी दिख रही है जिस पर वो अकेले ही पहुंचना चाहते हैं? क्या इस तरह से चुनौती दे पाएंगे आप बीजेपी को, खासकर नरेंद्र मोदी को? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 9 साल पूरे होने जा रहे हैं और आखिरी साल बचा है। तो 2024 में भारत की जनता उनको उखाड़ करके फेंक देगी। ये सत्ता से, ये भारत की जनता का निर्णय है। अब रही बात, आपने कहा कि विपक्षी पार्टियों की, तो विपक्षी पार्टियों के अंदर में तृणमूल कांग्रेस है जो नीतिगत विरोध कर रही है हर नीति का, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो पेगासस की जांच करनी हो, चाहे वो लोकतंत्र के अंदर में ये जिस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं विपक्षी पार्टियों पर, उसकी बात कर रहे हैं। आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। 20 मिनट से चैनल में अभी सबसे ज्यादा उनको ही बोलने का मौका मिला। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, लोकतंत्र के लिए लड़ने वाली हमारी नेत्री ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी ने ही आवाज उठाई थी कि वोटर आईडी के साथ में वोट होना चाहिए। ये सबसे पहले आवाज उठाने वाली ममता बनर्जी है। देश के संविधान के अंदर में जब भी भीमराव अंबेडकर के बाद में अगर किसी का नाम लिया जाएगा तो ममता बनर्जी का लिया जाएगा, जिन्होंने 33 साल के वामपंथ के शासन को उखाड़ कर फेंका। रही बात कांग्रेस की, देखिए, हम चाहते हैं कि संसद में बहस हो, संसद में एक अच्छी बहस होनी चाहिए जिससे भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लेके आज तक राज्यसभा में विपक्ष के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। इसकी बात का फैसला कौन करेगा? ये तो बता दीजिए पुरोहित जी, ये तो बता दीजिए क्या कांग्रेस की मांग वही है जो आपकी मांग है? और अगर एक ही मांग है तो अलग अलग क्यों खड़े हैं?
नहीं, अलग अलग की कोई बात नहीं है। देखिए, अलग का क्या है, अगर कांग्रेस पार्टी अगर हमारा विरोध बंगाल में करेगी तो हम उनके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? ये तो कांग्रेस को आत्ममंथन की आवश्यकता है कि वो हमारे साथ बंगाल में लड़ेगी, केरला में सीपीएम के साथ में लड़ेगी, यहाँ पे सीपीएम का साथ और जो नोट मिले वो पाप है। आप मानते हैं वो गुलाबी नोट पाप थे? और क्या आप समझते हैं कि ईडी और सीबीआई को अपनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? देखिए, गलत करने वाले की जगह नहीं है तृणमूल कांग्रेस के अंदर में। ममता बनर्जी ने जिसने भी गलत किया है, चांद पर दाग हो सकता है, मगर ममता बनर्जी पे आप एक भी एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। हम ये गौरव, हमारा गौरव है, देश का गौरव है ममता बनर्जी। अगर आप विश्वास करके किसी के ऊपर विश्वास करती है, अगर वो गलत काम करता है उसे पार्टी से निकाल दिया जाता है। ये हमारी पार्टी के नेतृत्व। उदित राज जी हाथ उठा रहे। उदित राज जी, कोई विशेष टिप्पणी देना चाहते हैं आप? तृणमूल कांग्रेस है, जल्दी दीजिए, 20 सेकेंड। देखिए, बार बार नानका जी वही सवाल पूछ रहे हैं कि विपक्ष एक क्यों नहीं है। देखिए, ऐसा है कि ये प्रोसेस है, मैं पहले ही कह दिया, आपकी बात को जवाब दे दिया कि बीजेपी के साथ जो कुछ थे, कुछ छूट गए, कुछ जुड़ गए, ये प्रोसेस होता है। ये तो आप विपक्ष के ऊपर अतिक्रमण कर रहे हैं कि क्यों नहीं इकट्ठा हो रहे, क्यों नहीं इकट्ठा हो रहे। अरे भाई, विचारों का मतभेद है, तभी तो अलग अलग पार्टियां बनाई हुई हैं। अब आग को देखते हुए आप उसको नहीं मानने को तैयार है। मैंने सारे सवालों का जवाब दिया, कह रहे जवाब दे दिया। जब 16 पार्टियां एक तरफ इकट्ठा हो रही हैं और संजय सिंह कह भी रहे हैं, तो आप अपना निष्कर्ष निकालें या अपने तरफ से कुछ कहें, तो उसके लिए हम तो कुछ कह नहीं सकते। भाई, चैनल आपका है, जैसा चाहे वैसा आप बोलिए। याद है उन्हीं के साथ जो प्रदर्शन कर रहे थे कार्तिक रेड्डी जी की पार्टी, उनके बयान पर आप तवज्जो नहीं दे रहे। और दूसरी बात, संयुक्त विपक्ष मैंने नहीं कहा था। जयराम रमेश जो है, आप ही के पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके ट्वीट में संयुक्त विपक्ष कहा गया था। मैं उसी शब्द को उठाकर सवाल पूछ रही हूं, आप मुझ पर कटाक्ष कर रहे हैं। खैर, सुब्राष्ट्रा जी, आपने विपक्षी दलों के कई इस तरह के दलीलें सुनी। आपको क्या लगता है, संसद क्यों ठप है और मुद्दा असल में क्या है? नाविका जी, मुझे लगता है संसद ठप इसलिए है क्योंकि विपक्ष, चाहे वो संयुक्त विपक्ष की बात अगर जयराम रमेश जी कर रहे हैं तो, या जो विपक्ष हमें यहाँ दिख रहा है, बिल्कुल विघटित विपक्ष जो दिख रहा है, वो उनके पास मुद्दों की कमी है। मुद्दों की कमी के साथ साथ इनको पता नहीं है कि मुद्दे उठाने कैसे हैं, कब उठाने हैं और किन लोगों के साथ उठाने हैं। ये विपक्ष, संयुक्त विपक्ष का आंतरिक मामला हो सकता है। लेकिन आप देखिए, अगर नागरिकों के परिप्रेक्ष्य से देखिए तो जनता तो कंफ्यूज्ड है ना, क्योंकि राहुल गांधी लंदन में जाकर कुछ कहते हैं, पार्लियामेंट में कुछ और इश्यूज पे बात होती है। अनुराग भदौरिया जी कुछ इश्यूज उठाएंगे, उन इश्यूज को तृणमूल कांग्रेस नहीं उठाएगी। जिन इश्यूज को तृणमूल कांग्रेस उठाएगी वो इश्यूज बीआरएस नहीं उठाएगी। तो इस तरीके से देश की जनता के सामने आज दो क्लियर लीडरशिप मॉडल्स हैं। एक नरेंद्र मोदी जी का मॉडल है, जहां पर जो पार्टियां उनके साथ हैं या भारतीय जनता पार्टी एक सुर में अपनी बात कह रही है, चाहे वो किसी भी तरह की बात हो, विपक्ष को लेकर के ऑफेंसिव होना है वो हो, या अपनी सरकार को लेकर के डिफेंसिव होना हो वो हो। और दूसरी तरफ एक विघटित विपक्ष है जिसका अपना एक, जिसमें मतैक्य नहीं है और कोई भी एक बात पे वो टिक नहीं रहे। बिल्कुल, और मैं अनुराग भदौरिया जी आपसे ही यही पूछना चाहती हूं, क्योंकि इस वक्त बीजेपी खड़ी है अकेली, लेकिन उसके सांसद ज्यादा हैं और मुद्दों पर वो एक टूक खड़ी है, उसके सामने क्या इस तरह के विपक्ष से आप चुनौती दे पाएंगे? देखिए, पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा देखने को मिल रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर में सत्ता दल पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहा है। यही बीजेपी जब विपक्ष में थी तब भी पार्लियामेंट कई बार नहीं चलने दी, आज सत्ता पक्ष में तो भी नहीं चलने दे रही है। जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष की होती है कि पार्लियामेंट चले, देश के मुद्दों, देश के जनता के मुद्दों पे चर्चा हो। अब बीजेपी भागती है उससे और कहती है विपक्ष नहीं चलने दे रहा, विपक्ष नहीं चलने दे रहा। अरे इस बार तो आप ही हंगामा मचा रहे हो, पहले विपक्ष पे आरोप लगाते थे, अब आप हंगामा काट रहे हो। अपनी अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हो, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी अपनी सुविधा के अनुसार बात करती, जितनी चर्चा, जितनी चिंता विपक्ष की करती है, उतनी चिंता अगर जनता की कर लेती, उतनी चिंता शुभेंदु अधिकारी की कर लेती, जो उन्होंने कर ली।
पहले तो नहीं कर रहे थे ना, बाद में शुभेंदु अधिकारी का आपको याद होगा एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें पैसा लेते हुए एक वीडियो आया था। उसके बाद क्या कहा गया था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या कहा था, ये देखिए पैसा का लेन देन सामने हो रहा है तो कार्रवाई होगी इनके ऊपर में। सीबीआई की इंक्वायरी की भी कार्रवाई की बात हुई। उसके बाद वही इनके पार्टी में आ गए, आज वो बीजेपी के बड़े नेता हैं पश्चिम बंगाल के। तो कैसे पाक साफ हो गए, मैं ये भी जानना चाहती है देश की जनता। देश की जनता मुकुल राय के बारे में भी जानना चाहती है। देश की जनता महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक, जहां आज जो डिप्टी सीएम है वो सदन में खड़े होकर नाम लेके बोलते थे ये देखिए विधायक कितने चोर हैं, इन पे करप्शन के चार्जेस हैं, वही विधायक शिंदे ग्रुप में आ जाते हैं, बीजेपी के साथ सरकार बना लेते हैं। साफ हो गए। अब तो बहुत बढ़िया है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं बात होने दीजिए, बात होने दीजिए। अब बात नहीं होने देंगे आप, दिक्कत तो ये है। अरे नहीं 60 सेकंड से 20 सेकंड ज्यादा हो जाएंगे तो कौन सी दुनिया पलट जाएगी। विपक्ष को मौका दीजिए, सत्ता पक्ष वाले तो बोलते ही रहेंगे। मैं आपके सवाल का ही जवाब ले लूं, उसके बाद एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं। कमाल है। वही अभी मेघालय के चुनाव की बात बताऊं, जो आज चीफ मिनिस्टर है, इनके बारे में क्या बात होती थी, यही बीजेपी जाके वहां चिल्लाती थी देखिए कितना करप्शन है, और उन्हीं को आप शपथ दिला रहे हो। कमाल की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, बुआ जी के बारे में आप भी बहुत कुछ कहते थे, लड़े थे, कैसे बॉल इधर उधर फेंकती है कि जनता के मुद्दों पे चर्चा ना हो जाए। लेकिन आज भी कहते हैं, लेकिन बीच में दो लड़के बैठ गए थे साइकिल पर, जनता के मुद्दों पे चर्चा ना हो। अभी देखो चर्चा भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हम नहीं है। मुझे लगता है मॉरल हाई ग्राउंड किसी भी राजनीतिक दल का नहीं है। लेकिन गौरव भाटिया जी सवाल बार बार घूम के इसी बात का आता है कि ईडी सीबीआई क्या सिर्फ विपक्ष के लिए बने हैं, और विपक्ष से जो आपकी पार्टी में आ जाए कौन सा डिटर्जेंट उनको इतना पाक, कौन सी वॉशिंग मशीन है जिससे आप उनको इतना पाक साफ कर ले। सरकार चलाने की जिम्मेदारी किसकी है, सदन चलाने की जिम्मेदारी किसकी है, ये भी पूछ ले। देखिए मैं समझता हूं जब राहुल गांधी की तरह आप कक्षा में आएंगे, जैसे वो संसद में आते हैं 50% अटेंडेंस रहती है, तो इसी तरह के सवाल पूछेंगे बिना तथ्यों के। लेकिन मेरी जिम्मेदारी बड़ी है नाविका जी, मुझे तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए। पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, फिर मैं एक दो बातें मैं भी रखना चाहूंगा। मुकुल रॉय ये भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, आपको मालूम है इनका केस बंद नहीं होता है, बल्कि मैं आपको तारीख दे रहा हूं 29 सितंबर 2019 को इनके पूछताछ करती है सीबीआई, ठीक है। लेकिन जब तक ये पूछ रही है, आज मुकुल रॉय जो भाजपा से टीएमसी में चल गए, तो वहां लॉन्ड्री मशीन में साफ हुए हैं या धोबी घाट पे जो है वो साफ हो रहे हैं, ये इसका उत्तर नहीं देंगे। दूसरी बात शुभेंदु अधिकारी की करी, मैं आपको ये बताऊं, शुभेंदु अधिकारी इनके खिलाफ भी और मुकुल रॉय के खिलाफ भी सीबीआई ने कार्रवाई करी और इनका केस बंद नहीं हुआ। हेमंत बिस्व शर्मा की बात करते हैं, ये तथ्य सबको जानना जरूरी है। नाविका जी, न्यायालय ने उनको गवाह बनाया है, गवाह, ठीक है, उनसे भी पूछताछ हुई और वो पूछताछ सम्मिलित हुए उसमें। अब मैंने आपको 3 उदाहरण दिए, ऐसा नहीं है कि मुकदमा बंद हो जाता है, लेकिन यह भी सत्य है रमन सिंह जी न्यायालय जाते हैं और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से संबित पात्रा मेरे साथी हैं, वो अपना मुकदमा निरस्त कराते हैं क्योंकि राजनीतिक द्वेष से होता है। बड़ी बात क्या है, मैं सपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, कांग्रेस पार्टी और इनका वायरस एक है। इनका वायरस ये है, एक विदेशी भूमि में जाके भारत का अपमान करते हैं, झूठ बोलते हैं। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी को आतंकवादी दिखाई दिए कश्मीर में, आतंकवादी ने राहुल गांधी की आंखों में देखा, राहुल गांधी ने आतंकवादी की आंखों में देखा, अरे प्यार हो गया इलू इलू। आपको तो पुलिस में रिपोर्ट लिखानी चाहिए थी कि ये आतंकवादी है, लेकिन आतंकवादी ने कहा मेरा जुड़वा भाई ये छोड़ दिया। ये राहुल गांधी का वक्तव्य है। दूसरी बात, आप मुझे बताइए नरेंद्र मोदी जी के किस भाषण में, फिर बुलाती हूं, उदित राज जी जवाब दीजिए। मुद्दा ये है कि आप चाहते हैं करप्शन, इन सवालों पर जवाब ना दिया जाए। गौरव भाटिया ने कुछ तथ्य रखे हैं और सवाल आपसे वापस पूछा है कि फॉरेन लैंड पर जाकर क्यों भारत की प्रतिष्ठा नीची की गई, इस पर कोई जवाब देंगे? बिल्कुल मैं जवाब दूंगा, इसलिए कि मोदी जी जाकर के चीन में ये कहते हैं कि अरे पहले तो जो भारत में पैदा होता था सोचता था अरे कहाँ पैदा हो गए, टोरंटो में जाके, जर्मनी में जाकर के कि भारत में कितना भ्रष्टाचार है,
अपमान देश का उससे हुआ, मोदी जी ने किया। राहुल जी ने जो बात कही न्यूयॉर्क टाइम्स से पहले भी छपा, अल जजीरा भी कैरी आउट किया, एक सवाल है बीबीसी उदित भाई, आपसे के ऊपर पूछना आप चाहता हूं। लोगों ने रेड कराया, इन लोगों ने रेड कराया। आपसे एक सवाल ये पूछ लूं उदित भाई। अरे यार, आप तो दूसरे किस्म का आदमी है यार, आप तो नहीं, मैं खत्म करने दो। आप तो बड़ा संयम वाले हो, इसलिए मैं आपसे संयम बरतता हूं कि मैं बात खत्म। आप में बहुत संयम है मेरे तो भाई, एक बात है कि राहुल जी ने वही बात किया जो सोशल मीडिया के माध्यम से कोई चीज छुपी नहीं। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन किया, आपने रेड किया, पहले भी तमाम सारे लिखा जा चुका है। तो राहुल जी ने कौन सा नई बात कही? मोदी जी ने जाकर के नई बात कही थी, आज देश का बीबीसी के लिए बदनामी बड़ा उससे दर्द हुई, हो रहा राहुल जी है। के कहने से तब नहीं। बीबीसी को अब क्या हुआ हमारे था दोस्त जब इंदिरा भाटिया जी को गांधी जी ने सवाल देश से पूछेंगे, बाहर मैं निकाल जवाब दिया दूंगा। था, तब क्यों दर्द नहीं हुआ था? और गौरव भाटिया आपसे एक और सवाल पूछ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, आपका सवाल। वो भी गलत था, वो भी गलत था, हाँ। वो भी गलत था। मैं उदित भाई, वो भी अगर उदित बात भाई पे कोई आपके गलती हुई- सुनिए, एक उदित बात, भाई दूसरी आपके बात, मुंह से चीन निकल आया, तो मैं मेरे कुछ सवाल हैं, ये जनता के भी सवाल मान लीजिएगा। ये मेरे हाथ में एक तस्वीर है, देखिए, हिंदी चीनी भाई भाई करने वाले राहुल गांधी ये समझौता साइन कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं ये सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ? और दूसरा, उदित भाई, क्या हमारी सेना चीनी सैनिकों से पिट गई है? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा हमारी वीर सेना जो कि पीट देती है, खदेड़ देती है चीनी सेना को, उससे पिट गई है। क्या उदित भाई आप थोड़ा सा बताएंगे रिश्वत के बारे में? 1,30,00,000 की जो कांग्रेस पार्टी ने ली है चीन से। मेरे 3 सवाल है, ये जनता के भी सवाल है। उदित राज जी उदित जवाब भाई आप दीजिए। समझदार हैं, उदित अगले राज जी अध्यक्ष है जवाब कांग्रेस दीजिए। पार्टी के, आप बताइए। चीन में मोदी जी बैठ के कहें कि हमारा व्यक्तिगत रिश्ता है शी जिनपिंग से, अरे भैया ये तो दोस्ती के एवज सेना में पिटती है क्या अरुणाचल हमारी? आपने प्रदेश राहुल में गांव गांधी ने बनने कहा। दिया। अब तो मेरे सवाल तो नहीं, पूछ गलत लो बात ना। है। नहीं, ये सवाल का उत्तर नहीं, नहीं है नाविका जी। मुझे सवाल, मुझे मेरे ये सवाल- बताइए, देखिए, हमारी वीर नहीं, सेना नहीं, क्या कभी नहीं, पिट क्यों? सकती है? मोदी जी बताइए। कहें, बताइए मोदी उदित जी भाई। की बात मैं न कहूं, मोदी जी अरे की बात सुनिए, न कहूं। एक बात, डंके की चोट आप पे कहते हैं, पीएम केयर चाचा फंड नेहरू में ने जमीन दी चीन की भारत की कंपनियों चीन से को। पैसा आप ले नरेंद्र सकते मोदी हैं। जी चीन की कंपनी, ये आपने- भूमि ले नहीं सकता आपने- उनके माफ कीजिएगा, नेतृत्व में। चीन की कंपनी और चीन की सरकार में फर्क है। चीन की कंपनी और चीन की सरकार में कुछ तो फर्क उसका होगा। कोई जवाब है आपके जो पास? राजीव गांधी फाउंडेशन के पैसे हैं वो सीधा चीन की सरकार से आए हैं। लेकिन पब्लिक के सवाल बहुत है। उधर सुब्राष्ट्रा जी कुछ बोलना चाह रही है। सुब्राष्ट्रा जी 30 सेकंड। ये जब से ये मामला शुरू हुआ है नविका जी कि राहुल गांधी ने लंदन में क्या बोला, उस पे तो जवाब कांग्रेस दे नहीं पा रही है। राहुल गांधी खुद गायब है इस मामले के बाद। लेकिन सबसे बुरा ये लगता है कि ऐसी वॉट अबाउटरी पे, हमारे बिहार में एक शब्द होता है थेथरई, थेथरई की वॉट अबाउटरी पे उतरे हुए हैं ये लोग कि मोदी जी ने ऐसा कह दिया था। मोदी जी ने करप्शन की बात कही थी, राहुल गांधी ने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे सवाल उठाया है। राहुल गांधी देश के सांसद हैं। राहुल गांधी को इस देश की जनता ने चुन करके संसद में भेजा है। राहुल गांधी में हिम्मत है तो राहुल गांधी अपने सांसद पद को छोड़ दे और उसके बाद एक एक्टिविस्ट की तरह लड़ाई लड़े। ये नहीं हो सकता कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। ये जो उदित राज जी आप कर रही है, इसको विशुद्ध थेथरई बोलते हैं। मोदी जी ने कहा कि करप्शन, भैया भारत में जो करप्शन का इंडेक्स था उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, आपकी सत्ता ही इसी वजह से गई कि आप करप्ट थे। तो इसीलिए एप्पल्स और ऑरेंजेस को उठाया है। कंपेयर मत उधर कीजिए। पब्लिक के मुद्दे हैं। सैयद मीर बुरहानपुर से मध्य प्रदेश से और रविंदर सिंह दिल्ली से पूछ रहे हैं पब्लिक के ये सवाल। आ रही हूं आपके पास। क्या संसद में नेताओं को हंगामे का बहाना चाहिए? सांसद विधायक काम करने के लिए होते हैं या हंगामा करने के लिए? विपक्ष का आरोप है कि आज लोकतंत्र खत्म हो गया। तो क्या 2024 में 1977 की रणनीति अपनाकर विपक्ष साथ साथ चुनाव लड़ेगा? बताइए अनुराग भदौरिया जी। पहला सवाल है, उन्होंने बिल्कुल सही पूछा है। ये जिम्मेदारी सरकार की होती है सदन चलाने की, और सरकार खुद ही हल्ला मचा रही है। अब इससे ज्यादा अफसोस की बात हिंदुस्तान को हो सकती है क्या कि जिस सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सदन चले, देश के मुद्दे उठे, जनता के असली मुद्दों पे चर्चा हो, सरकार चाहती नहीं है वहां महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसान की चर्चा हो। इसीलिए वो
जब विपक्ष जिस दिन आवाज उठाता है कहते हैं विपक्ष नहीं चलने दे रहा है, और कुछ दिन खुद ही हंगामा करने लगते हैं। लेकिन मुद्दा तो ये भी है ना कार्तिक रेड्डी जी, सवाल ये भी तो उठेगा कि जिस दिन कोई मुद्दा उठाए ईडी सीबीआई का, भ्रष्टाचार का, उस दिन आप कह दो कि भाई हमारा तो प्रधानमंत्री कम पढ़ा लिखा है। क्या ये सही है? क्या ये आर्ग्यूमेंट सही है कि प्रधानमंत्री कम पढ़े लिखे हैं इसलिए ईडी सीबीआई इस्तेमाल हो रही है? कोई तर्क है ये जो पेश किया जा रहा है? और अगर कम पढ़े लिखे और गलत है कार्रवाई तो कोर्ट से क्यों नहीं मिल रही किसी को रिहाई? कार्तिक रेड्डी, सवाल आपके लिए था। I'm sorry नाविका, मेरा पैच में कुछ प्रॉब्लम था। देखिए, गौरव भाटिया का जो मैं पहले उनका जो टेक सुन रहा था, एज फार एज आई नो, गौरव भाटिया खुद एक वकील है और उनको भी पता है किस तरीके से कार्रवाई चलती है कोर्ट में। जब कौन सी भी एजेंसी जो किसी को अरेस्ट करती है, कौन सी भी केस में, जो कस्टोडियल जो उनका कस्टडी पूछते हैं, उनका तो समय रहता है। अब अगर उसकी बात हो रही कि किसी को रिलीफ ना मिलने की बात हो रही, तो अपन ये भी याद रखना चाहिए कि जब हमारे प्रिय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे, वो भी खुद जेल में थे। सोहराबुद्दीन की एनकाउंटर केस, वो भी जेल में थे, वो भी बड़े बड़े आरोप के सवाल देना पड़े थे। देखिए, सिर्फ जेल में जाने से, कोर्ट ना बेल देने से, इससे कोई अक्यूज नहीं बनता, इससे कोई गलती ना नहीं होती। और एक बात ये भी है नाविका जी, गौरव जी का मैं बात सुन रहा था कि कविता जी के बयान के बारे में जो बोल बैठे थे कि कहीं ये नहीं बताई कि उनको इस केस से कुछ लेना देना है या नहीं। मैं समझता हूँ गौरव जी हमारी दक्षिण भारत का एक्सेंट नहीं समझते हैं। बहुत ही स्पष्ट तरीके से कविता जी ने ये बात बताई, ना उनको या किसी और को, उनको किसी से इस केस में ना लेना देना है। बहुत स्पष्ट बातों में ये बात बता दी थी। फिर भी गौरव भाटिया जी, इससे पहले आप जवाब दें, सवाल और भी है पब्लिक के। भदोही यूपी से संजय मिश्रा का सवाल, 2014 से अब तक विपक्ष एक बार एकजुट नहीं हो पाया, विपक्ष खुद में बिखरा हुआ है, ऐसे में जनता उन पर विश्वास क्यों करे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, रायपुर छत्तीसगढ़ से कन्हैया अग्रवाल का सवाल, अडानी अंबानी पर तो आरोप लगाते हुए पूरा दशक ही बीत गया है, इसके बाद भी जनता के बीच ये मुद्दा नहीं बना पाए हैं। क्या कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष के पास मुद्दों का अभाव है? ये भी एक सवाल है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पीयूष का सवाल, विपक्ष के नेता मोदी हटाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन ये नारा तो तब समझ में आए जब कोई ये बताने की स्थिति में है कि विकल्प है क्या? बताएंगे पुरोहित जी, विकल्प है क्या? देखिए, विकल्प देश के अंदर में देश की जनता, देखिए कुछ पोस्ट पोल और कुछ प्री पोल अलायंस होते हैं, अलायंस के बाद में विकल्प अपने आप मिल जाएगा। न भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है। देखिए, लोकतंत्र की ये लोग जिस तरह से हत्या कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, संसद के अंदर में कुछ दिनों पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति की बात की थी, नारी सशक्तिकरण की बात की थी, मगर 9 साल हो गए इनको। अगर ये आज तक वुमेन एम्पावरमेंट बिल को एक्ट क्यों नहीं बना रहे हैं, इसके बारे में वो एक बार भी जवाब नहीं देंगे। 2014 से आज तक एक बार भी नरेंद्र मोदी जी ने एक बार भी राज्यसभा में एक भी प्रश्न का सवाल का जवाब नहीं दिया है। ये अवस्था है देश के अंदर में। अभी देखिए, विपक्ष को घेरना, देखिए पक्ष और विपक्ष, मैं ये पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में जितनी पार्टियां थी 2019 में चुनाव लड़ी थी, उसमें से कितनी पार्टियां इनका दामन छोड़ के चली गई है? अभी वो कहाँ है? वो इनके साथ नहीं है। वो जनता देगी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सुब्राशा जी जवाब देना चाह रही है। क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात हुई और विमेन रिजर्वेशन बिल की बात हुई, तो मैं पूछना चाहती हूँ स्वयं पुरोहित से, पोस्ट पोल अलायंस करिए या प्री पोल अलायंस कीजिए? आप तो मानते हैं कि विमेन रिजर्वेशन बिल आना चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं खड़ी है आपके साथ? समाजवादी पार्टी का भी हालचाल पूछ लीजिए। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का भी खड़े आप लोग आपस में प्री पोल किस तरह से बिल फाड़ा गया था संसद में, कोई भूला नहीं है, और इस मुद्दे पर बात करने के लिए कोई तैयार भी नहीं है। उधर पब्लिक के सवाल में कटनी मध्य प्रदेश से अनिल श्रीवास्तव पूछ रहे हैं सवाल, अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री को कम पढ़ा लिखा बता रहे हैं, तो खुद क्यों नहीं पढ़े लिखों जैसी बात करते हैं? क्या प्रधानमंत्री का अपमान करना ही पढ़े लिखे होने का एक संकेत होता है?
उधर मध्य प्रदेश से जतिन शर्मा का भी सवाल है। विपक्ष संयुक्त होने का दावा तो करता है, लेकिन असल में हाल बिखरे हुए मोतियों के जैसा है, जिसके एक साथ पिरोने के लिए ना तो किसी विपक्षी नेता के पास धागा है और ना ही कोई सुई। उदित राज जी, सुई धागा नहीं है आपके पास, पब्लिक कह रही है। 1 मिनट उदित राज जी। केजरीवाल की बात को आपने जो कहा कि उन्होंने कहा कि कम पढ़े लिखे हैं, मोदी जी ने खुद ही कहा था कि मैं कहाँ गया हूँ स्कूल, मुश्किल से क्लास 10 पास किया हूँ। तो केजरीवाल जी ने कौन सा नई बात कह दी? जो मोदी जी ने कहा वही कहा। और दूसरी बात है कि देखिए, ऐसा होता है कि मैं मानता हूँ, दूसरे लोग माने या नहीं माने, मैं अपने खिलाफ भी अगर बात होती है तो नाविका जी स्वीकार करने की हिम्मत रखता हूँ। देखिए, धर्म के सामने रोजी रोटी का मुद्दा और तमाम, चाहे पेगासस का मुद्दा हो, कुछ दिनों तक नहीं काम कर रहे हैं। जिस तरह से हिंदू और मुसलमान का, या नहीं आप कह सकते कि मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, कि महंगाई के नहीं है, बनाया जा रही है। तो एक कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन इज ओपियम फॉर द मासेस। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर 5-7 शब्द मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम और राम मंदिर और जिहाद, इसके अलावा अगर कुछ करके जीत जाए चुनाव, तो मैं कहता हूं जी, आप पर आखिरी जवाब आपसे लूंगी 30 सेकंड में। उनका कहना है कि आप मुद्दों की कोई सल्यूशन ढूंढ नहीं सकते, अंत में धर्म के मुद्दे पर लोगों को साथ लाते हैं। गौरव भाटिया। देखिए, पहले तो मैं कार्तिक जी की बात का उत्तर दे दूं। उन्होंने अमित शाह जी की बात करी, मैं उनको बता दूं क्योंकि विधिक जानकारी रखता हूं। कार्तिक जी डिस्चार्ज हुए, चार्जेस भी फ्रेम नहीं हो पाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी हों या अमित शाह जी हों, 9-9, 10-10 घंटे एसआईटी और सीबीआई जांच में जब प्रश्न पूछे जाते थे तो वो कानून का पालन करते हुए उत्तर देते थे। ये दमखम था, ये नहीं कहते थे कि राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई हो रही है। दूसरी बात, महिला सशक्तिकरण की हो रही थी। मत भूलिएगा, ये सपा के यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं, बिल्कुल। आजम खान एक सांसद नेत्री के अंडरवेयर का कलर बता रहे थे। रमा देवी चेयर में बैठी थी, नाविका जी, उनसे कह रहे थे आंखों में देखता हूं मैं तुम्हारी, देखता रह जाऊंगा, मन नहीं करता हटाने का। और तीसरा, स्वर्गीय मुलायम सिंह, माफ कीजिएगा समय की कमी है, लेकिन मुद्दा यह है कि 2024 में सब अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ खड़े कोई नहीं हो पा रहा। उधर चुनौती की बात करते हैं। यह बात सही है कि हर एक राजनीतिक दल का अपना कार्यक्रम होता है, अपनी रणनीति होती है, लेकिन जब विपक्ष के हर एक दल का एक ही सुर है कि उनके नरेंद्र मोदी को हराना है, तब अगर विपक्ष बिखरा हुआ दिखे तो इससे उनकी राजनीति का खोखलापन जरूर जनता को नजर आ जाता है। क्या विपक्ष जनता को कन्विंस कर पाएगा? यही है विपक्ष का सबसे बड़ा चैलेंज। आज सवाल पब्लिक का पर बस इतना ही।